screen visible now? Yes, ma'am. Visible is it. Okay. So now this is about schema. So schema is nothing else. It is simply structure or definition of a TVMS. So here we have databases. That is how the data is physically organized. How the data is actually stored. जो भी आप storage media use कर रहे हो, जो भी आप disk use कर रहे हो, whatever media you are using, it is lying at the physical level or physical schema. तो आपका physical schema को you can also call internal schema. चाहे आप फिजिकल स्कीमा वर्ड यूज कर लो और यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनल स्कीमा वर्ड. यू कैन यूज फिजिकल लेवल, यू कैन यूज इंटरनल लेवल, नथिंग, देर इज नो इशू. these all mean simply physical schema. तो जो आपका फिजिकल स्कीमा है इट डील्स विद द फिजिकल मीडिया के इंटरनली आपका डाटा कैसे स्टोर्ड है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल स्कीमा. So then we have conceptual schema. Conceptual schema is also called logical schema. So it provides logic. कि how the data is actually stored. So physical, if I say, we can say what data is stored means कौन सा data आपका stored है, वो है आपका physical schema. If I use the word how means how the data is stored, data कैसे stored है, तो वो आपका कौन सा level होता है, conceptual level. तो अगर what का आंसर है, you will get the answer to what data in physical schema. You will get the answer about how data, तो वो आपका conceptual schema में. Remember this question comes in as 10 marks question. That explain, the question may come that explain 3 level architecture or simply explain database schema, or the question may be database architecture, DBMS architecture. So you will be explaining these 3 levels of the schema when this type of question is asked on 3 level architecture. Fine. So next we have this level is the external level. Now we can say we have 3 users. So we are having 3 different views क्योंकि हर एक user की requirement के according उसका view different हो सकता है. So this view level is at external layout or view of the end users. So here we say any number of users can be interacting with a डेटाबेस सिस्टम. तो हमारा जो डेटाबेस सिस्टम होता है दिस इज मल्टी यूजर एनवायरनमेंट. मल्टीपल पर्संस कैन एक्सेस अ डेटाबेस. देयर इज नो लिमिटेशन कि कितने यूजर्स हमारे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस को सिक्योर कर रखा है यूजिंग क्रेडेंशियल्स. तो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल व्यू हो गया, कॉन्सेप्चुअल लेवल लॉजिकल व्यू हो गया और इंटरनल लेवल होगा. नाउ लेट अस डू इन डिटेल अबाउट द आर्किटेक्चर. सो दिस इज द डायग्राम that you will be drawing when you will be attempting 10 marks question for your final examination or your MST also. So here we can see this is the physical level. What is happening at the physical level? It says storage structure definition. जैसे आपका डाटा स्टोर होना है उसकी डेफिनेशन आप जो प्रोवाइड कर रहे हो. सो इंटरनल स्कीमा, सो डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस व्यू और यू कैन से इंटरनल व्यू. नाउ यू कैन सी देयर आर एन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क जिस पे आप डाटा को स्टोर कर रहे हो. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल और यू कैन से कॉन्सेप्चुअल व्यू और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. इट डिफाइंस हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड. फिर हमारे पास आता है एक्सटर्नल व्यू. तो एक्सटर्नल व्यू में हाउ द एक्सटर्नल यूजर इज एक्चुअली व्यूइंग. सो दिस इज योर एक्सटर्नल स्कीमा. इन आवर एग्जांपल हमने कंसीडर किया हमारे पास 2 एक्सटर्नल स्कीमाज हैं, एक्सटर्नल स्कीमा 1 सॉरी एक्सटर्नल स्कीमा ए एंड एक्सटर्नल स्कीमा बी. तो नेक्स्ट हमारे पास नाउ सी हमारे पास डेटा सब लैंग्वेज आ गई, सीक्वल और यू कैन से एन सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज इज हियर. सो इन दिस केस वी आर सेइंग कि वी आर हैविंग यूजर A1 जो हमारा एक्सटर्नल व्यू 1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर A2 जो एक्सटर्नल व्यू A के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. देन हमारे पास एक्सटर्नल व्यू B के लिए यूजर है यूजर B1, यूजर B2 एंड यूजर B3. तो इसमें आपके पास कोई होस्ट लैंग्वेज हो सकती है. होस्ट लैंग्वेज मीन एनी लैंग्वेज. यू मे बी इंटरेक्टिंग विद जावा लैंग्वेज, यू मे बी इंटरेक्टिंग विद हडूप, वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, जो भी होस्ट की लैंग्वेज है. ठीक है. इट मे ऑल्सो हैपन कि आपका जो एंड यूजर है आपने उसको प्रोवाइड कर रखा है रेडीमेड एक एप्लीकेशन. जस्ट लाइक आपने कोई इंस्टॉल कर लिया अपने फोन में, ऐप इंस्टॉल कर ली, वट एवर आपने उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक ऐप डेवलप करके दे दी एंड यूजर को, जो आप उस जो आपके
सिस्टम के साथ आपको आपके टीवीएमएस के साथ इंटरेक्ट करवा के देगी। तो जो हमारा एंड यूजर होगा, यूजर A1 A2, यूजर B1 B2 एंड B3, they are interacting with the external at the external level with the database. And that these users are least concerned about कि आपका जो डीवीएमएस है ये कौन सी लैंग्वेज में है। आपका डीवीएमएस जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपका आपके पास उसमें सीक्वल सर्वर में हो सकता है, माई सीक्वल में हो सकता है, ओरेकल में हो सकता है, ठीक है। आप इसको मोंगोडीबी में भी हो सकता है, ठीक है, एचबीएस में हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डीवीएमएस यू मे हैव यूज्ड। बट जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं दे आर लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, दे विल बी यूजिंग देयर होस्ट लैंग्वेज or plus combination of data sub language will be given to them, so they will be interacting with the external view। तो जो एक्सटर्नल व्यू होएगा वहां से आपकी क्वेरी पास होगी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को जो क्वेरी पास होगी वो आपके यहाँ से मैपिंग के थ्रू पास होगी। सो वी आर हैविंग external and conceptual mapping, so we were having two external views, so we are having two mappings, external conceptual mapping A, external conceptual mapping B। While you are attempting your examination, you can say external view C, external view D, external view E, you can use n number of views, there is no limitation to the external views, because or at the same time external view can have n number of users also, जितने मर्जी एक्सटर्नल व्यूज हो सकते हैं और हर एक एक्सटर्नल व्यू के जितने मर्जी यूजर्स भी हो सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितने होंगे, बट उस पे क्या आएगा आपके डीवीएमएस की कैपेसिटी, कि आपका जो डीवीएमएस है वो कितना स्ट्रांग है कि वो आपके इतने यूजर्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हैंडल कर सके, ठीक है। अगर आपका डेटाबेस इनफ है, आपके पास सफिशिएंट रैम है आपके सर्वर पे, क्योंकि जो हमारे जो सर्वर्स होंगे यहाँ पे डीवीएमएस सर्वर्स होगा, फॉर श्योर है, ये तो क्लियर है कि उनके पास 8 GB या 16 GB रैम पे तो वर्क कर नहीं रहे होंगे, तो वो सर्वर है, सो दे मे बी हैविंग 100 GB ऑफ रैम और 1000 GB ऑफ रैम, वट एवर द कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। जिस टाइप का हमारा डेटाबेस होगा उसी टाइप की हमारे सिस्टम की कंपैटिबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल व्यू पे आपके पास वट एवर आरडीवीएमएस और वट एवर डीवीएमएस यू आर यूजिंग। फिर उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल होगा, हेयर यू हैव रिटन योर सीक्वल क्वेरीज, तो वो आपकी सीक्वल क्वेरीज जो होंगी दैट विल इंटरेक्ट विद योर फिजिकल लेवल। तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, हियर वी कैन से क्वेरी प्रोसेसिंग इज बीइंग डन। तो query processing is being done means if you have written query like select star from student table, then what will happen, that select query will be converted to relational algebra query, and from that relational algebra query it will be converted into your binary language, that is machine language 0 1s। तो वो जो 0 1 की लैंग्वेज में क्वेरी है वो मैप होके आपके फिजिकल लेवल पे जाएगी, और फिजिकल लेवल पे मे बी किसी स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, सपोज उस स्टूडेंट के जो डेटाबेस है, लेट अस कंसीडर उसका जो पर्सनल डिटेल्स है वो इस डिस्क पे है, ठीक है, जो उसकी अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इस डिस्क पे है, जो उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो इस डिस्क पे है। तो कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग क्या इंश्योर करेगी कि इन तीनों डिस्क से डाटा मैप होके कंबाइन होके, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या डिफाइन किया है कि if I have to fetch the data from different tables और different levels, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे SQL में क्वेरी लिखोगे। अब उसके बाद आपके फिजिकल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा आपको कंबाइन करके यहाँ पे रिटर्न करना, और जो डाटा अब यहाँ पे रिटर्न हो गया इट विल बी फाइनली रिटर्न टू द एंड यूजर। तो जो हमारा एंड यूजर है वो कभी भी फिजिकल लेवल के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा। एंड यूजर की जो इंटरेक्शन होएगी, जो भी एंड यूजर क्वेरी लिखेगा, दैट क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड एट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और फ्रॉम दैट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा दैट क्वेरी विल बी पास्ड टू द फिजिकल स्कीमा। और जो कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग होगी, दिस मैपिंग विल एंश्योर कि वट एवर डाटा इज रिक्वायर्ड इन दिस सीक्वल क्वेरी इट शुड बी रिटर्न्ड। अब वो डाटा यहाँ पे मर्जी स्टोर्ड हो, बिकॉज हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, वी से डाटा आपका मेमोरी में ब्लॉक्स में स्टोर होता है। तो अगर मेरे पास
सीएससी के स्टूडेंट्स हैं, सपोज 10 स्टूडेंट्स का डाटा इस डिस्क पे है, इट में हैपन बाकी के 50 स्टूडेंट्स की एंट्री लेट हुई हो तो वो इस डिस्क पे हो सकता है, वो ब्लॉक इस डिस्क पे हो सकता है। तो जो आपका फिजिकल लेवल है वो इंश्योर करेगा कि अगर वो डेटा सेम लेवल सेम मतलब कैटेगरी का है तो वो फिजिकल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को कंबाइन करके आपके कॉन्सेप्चुअल व्यू को कैसे रिटर्न करना है, और ये मैपिंग आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी। इसीलिए हमने क्या बोला था कि डाटा इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस ना होती तो आप जो यहाँ पे कर रही हो, आपने यहाँ पे तो एक सिंपल क्वेरी लिख दी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम let us call the table name as student, let's select star from student where department name equal to CSC। आपने एक सिंपल क्वेरी लिखी, CSC के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। यू आर लीस्ट बॉदर्ड एट दिस लेवल कि CSC के सारे स्टूडेंट्स के डाटा इस डिस्क पे है, इस पे है या इस पे है, आपको नहीं पता। वो फिजिकल लेवल है, वो इंश्योर करेगा कि जिस मर्जी डिस्क पे हो, बट जो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है वो आपको कंबाइन होके यहाँ पे रिटर्न हो जाए। और अब आपका एंड यूजर है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है। मे बी आपके पास जो यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे एक कॉलम होता, लेट अस से द कॉलम नेम इन दैट केस इज डेट ऑफ बर्थ, फाइन। सो आई एम सेइंग कि डेटाबेस में एक कॉलम है, उसका नेम है डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट। नाउ एक्सटर्नल यूजर जो है, एक्सटर्नल यूजर इज सेइंग कि आई वांट एज ऑफ एज ऑफ XYZ स्टूडेंट। नाउ टेल मी इज इट पॉसिबल कि उसको एज रिटर्न हो जाएगी। रिमेंबर आई एम रिपीटिंग कि जो एज कॉलम है वो आपके टेबल में नहीं है, बट आपके टेबल में जो कॉलम है वो डेट ऑफ बर्थ है। और जो आपका एंड यूजर है उसको क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी सिंपल एक रिक्वायरमेंट है कि उसको एज देखनी है किसी भी XYZ स्टूडेंट की। सो कैन एनीवन टेल मी कि उसको क्या मैसेज आएगा, डाटा नॉट फाउंड की एरर आएगी या फिर उसको एज रिटर्न हो जाएगी? If anyone can answer, if anyone knows the answer, then please answer. नॉट फाउंड आएगा मैम, क्यूरीज मैम एरर आ जाएगी, वो मतलब रिक्वायर्ड नहीं होगा उसके लिए। Okay, anyone else? क्यूरीज के ऊपर क्यूरीज लगा के वो एक्सेस कर सकता है डेटा बर्थ। एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा दिस इज द लॉजिक, जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है। देखो सपोज आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपको आपका एंड यूजर कुछ बोले कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यू कैन नेवर डिनाई कि हम आपको ये चीज नहीं करके देंगे। आपको अपनी कोडिंग करनी पड़ेगी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो एंड यूजर ने क्या बोलना कि आई वांट टू सी एज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट और पर्टिकुलर पर्सन। नाउ व्हाट विल यू डू, आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक क्वेरी लिखोगे। बेटा प्लीज म्यूट। तो उस केस में यू विल बी सिंपली राइटिंग द क्वेरी इन सीक्वल कि जो आपका डेटाबेस में कॉलम है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको पता है कि आपके डेटाबेस में कौन कौन से कॉलम्स है, आपको पता है कि आपके डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ कॉलम है। तो आप क्या क्वेरी लिखोगे, करंट सिस्टम डेट पिक करोगे, उसके लिए होता है SYSDATE, सिस डेट। सिस डेट और डेट ऑफ बर्थ का कंपैरिजन करवा के आप एक कोड लिख दोगे, ठीक है, जो आपके सिस डेट एंड डेट ऑफ बर्थ के कंपैरिजन से आपको एज रिटर्न करके दे देगा। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सिंपल एक क्वेरी है, उस क्वेरी के थ्रू आप अपने एंड यूजर को एज रिटर्न कर दोगे। क्योंकि डेटाबेस में हम सारे कॉलम्स नहीं स्टोर करेंगे, वी कैन नेवर से सपोज आपने डेटाबेस में एज का कॉलम बना दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। एक सोल्यूशन हो सकता है कि एज को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है तो आप एज का कॉलम बना दो, नॉट अ बिग डील। बट हम एज की जगह पे प्रेफर करते हैं डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाना। व्हाट इज द रीजन, कैन एनीवन टेल मी? हम क्यों एज नहीं स्टोर करवा रहे, क्यों डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवा रहे हैं? पता नहीं मैम। मे बी मैम वो टाइम टू टाइम अपडेट होता जाए। Okay beta, please mute. So the reason is we are working in dynamic environment. Dynamically means जो चेंजेस हो रही है उनको अडेप्ट करना है आपने। तो आज में उसकी एज 25 हो सकती है, मे बी अब 2 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 27। तो आप एज कॉलम में फ्रीक्वेंटली अपने एज कॉलम को अपडेट नहीं करोगे।
ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट अपडेट्स अगर अपने डीबीएमएस में हम करेंगे, सपोज 100,000 स्टूडेंट्स हैं, इट्स ओके अगर हमारा डाटा 1 टेराबाइट्स में हो, तो टेराबाइट्स में अगर आप एक बच्चे की भी एज चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपका डाटा एक्सेस तो सारा ही होगा ना, सर्च तो करना पड़ेगा ना आपको कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कहाँ पे है जिसकी आपने एज को चेंज करना है। तो इस केस के इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए कि फ्रीक्वेंट अपडेट हमें ना करनी पड़े, तो फ्रीक्वेंट अपडेट्स को हम बीइंग अ गुड डेटाबेस डिजाइनर वी विल अवॉइड कि हम अपने डेटाबेस में ऐसे कॉलम्स रखें जिनसे हम डायनामिक क्वेरीज को रन करके एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो स्टैटिक कॉलम्स हमें रिड्यूस करने हैं, डायनामिक कॉलम्स हमें रखनी है, और वो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। एज कॉलम आपने रिट्रीव किया फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, सो इन दैट केस जो एज है दैट इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ एंड सिस्टम डेट। सिस्टम डेट का कोई कॉलम नहीं होता डेटाबेस में, सिस्टम डेट आपका ड्यूअल टेबल होता है, हर ऑरेकल में होता है जैसे, तो एक टेम्परेरी टेबल है, बफर है, वहां से रिटर्न कर देता है आपको, जिस जो कोई स्पेस यूटिलाइज नहीं करता। सिस डेट आपको सिस्टम से रिटर्न हो जाती है यूजिंग फंक्शन नेम है SYSTATE। तो सिस डेट आपको वहां से रिटर्न हो जाएगी along with the help of date of birth column. So make the database as much dynamic as you can because this is the need of the day. क्योंकि डेटाबेस बहुत हैवी हो जाएगा अगर आप उसको स्टैटिक चेंजेस में फ्रीक्वेंट अपडेट्स में डालोगे। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, टू इफ यू कंपेयर अबाउट सीक्वल एंड नो सीक्वल, तो अगर हमारी क्वेरीज में फ्रीक्वेंट अपडेट्स हो रही हैं तो फ्रीक्वेंट अपडेट्स आर पॉसिबल यूजिंग स्मॉल डेटाबेसेस। अगर हमारे लार्ज डेटाबेस आ गए तो उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस डिफिकल्ट हो जाती हैं, देन स्विच टू नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप सीक्वल में करोगे, अगर आपकी क्वेरीज लार्ज हैं, लार्ज डेटाबेसेस पे हैं, बिग डाटा में हैं, देन स्विच टू नो सीक्वल डेटाबेसेस, क्योंकि उसमें हमारा कोई डेटाबेस का फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, आप स्ट्रक्चर को डायनामिकली चेंज करते रहते हो, फिक्स स्कीमा नहीं होता। इस केस में वी डिस्कस्ड अबाउट स्कीमा, तो व्हाट वाज स्कीमा, एक फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। बट जो हमारे नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, मोंगोडीबी हो गया, काउच डीबी हो गया, ठीक है, एचबेस हो गया, हाइव हो गया, वो सारे डेटाबेसेस फ्री फॉर्म है, उनका कोई स्कीमा नहीं है, आप उनको नो स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस बोलोगे। एट द सेम टाइम यू कैन कॉल देम स्कीमालेस डेटाबेसेस। So NoSQL databases are schema-less databases and SQL databases are schema-based databases. So this is the major difference between SQL and NoSQL. Second difference is SQL databases are structured databases. Ma'am, can you repeat again? Okay, fine. I am telling you about the difference between SQL and NoSQL. So the basic difference is SQL databases have predefined schema. आप उसमें पहले डिफाइन करोगे ये मेरे टेबल्स हैं, इन टेबल्स में ये वाले कॉलम्स हैं, इतने कॉलम्स हैं, इन पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेटेड है, तो आप हर एक चीज स्कीमा के बेस पे करोगे। अगर आपके डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं है तो उसके कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो आप टेबल को ऑल्टर करके कॉलम को ऐड करोगे। बट आपकी वो जो ऑल्ट्रेशन है, अगर आप टेबल के स्कीमा को फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे तो आपके डेटाबेसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो स्कीमा बाउंड डेटाबेसेस हैं। तो अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपका फ्री फॉर्म स्ट्रक्चर है, एक टेबल, एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं अपनी एज की डिटेल्स दे दूंगा, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा, दूसरा पर्सन है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाहता, तो आप क्यों अपने डेटाबेस को वेस्ट कर रहे हो उसमें प्री डिफाइंड एक कॉलम इंसर्ट करके। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, गो विद द स्कीमालेस डाटा स्ट्रक्चर डेटाबेस, जिसमें आपके पास जब किसी स्टूडेंट ने सपोज अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ कॉलम ऐड कर लो, जिसके लिए नहीं बतानी उसके लिए मत ऐड करो। तो वो हमारे पास फैसिलिटी होती है नो सीक्वल डेटाबेसेस में, जिनका कोई स्कीमा नहीं होता, दे आर स्कीमालेस, फ्री फ्रॉम एनी प्री डिफाइंड स्कीमा। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही आप स्कीमा उसमें वैसा ही आप उसकी डिजाइनिंग कर लेते हो। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू गो विद बिग डाटा एनालिटिक्स ट्यूटोरियल्स। तो उसमें आपके पास ये सारा कुछ डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है अबाउट नो सीक्वल डेटाबेसेस।
MongoDB के साथ उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी है कि MongoDB में कैसे फ्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। मैम यस मैम जैसे सिक्योर डेटाबेस में हम लोग क्यूरीज लगा लेते हैं, तो नो सिक्योर डेटाबेस में हम लोग क्यूरी कैसे लगाएंगे? उसमें सेम तो कोई उसका। टेबल का स्ट्रक्चर ही नहीं ना है मैम। तो बेटा क्वेरी सिर्फ टेबल पे नहीं लगती, क्वेरी आपके बिना टेबल के भी लगती है। उसमें नो सीक्वल क्वेरीज होती हैं, ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज होती है, ओक्यूएल होती है, ठीक है। अब उसकी अपनी लैंग्वेज है, मोंगोडीबी की अपनी क्वेरी है, बट जो उनके क्वेरीज है उनका बेस सीक्वल ही है। मोंगोडीबी की आप क्वेरीज को अगर आप देखोगे ना, या एचबीएस की क्वेरीज को अगर आप देखोगे, उनका जो बेस है उनका बेस सीक्वल ही रहेगा। सीक्वल नो सीक्वल का बेस फॉर्म करता है। नो सीक्वल मीन्स नॉट ओनली सीक्वल, इट डजंट मीन के सीक्वल है ही नहीं, सीक्वल है, बट सीक्वल के साथ साथ एडिशनल भी है। नो सीक्वल डेटाबेसेस आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप क्वेरीज को सीक्वल के बेस पे लेके एडिशनल क्वेरीज लिखते हो, उसमें जो क्वेरीज होती हैं वो आपकी की वैल्यू पेयर पे रन करती हैं। कॉलम बेस्ड डेटाबेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस हैं, ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस हैं, वो आपके क्वेरीज उन पे रन होती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप कॉलम पे क्वेरी करते हो, वहां पे आप पूरे डॉक्यूमेंट पे क्वेरी करते हो, जहाँ फिर आप अपने नोट्स पे क्वेरी करते हो, एजेस पे क्वेरी करते हो। आप जैसे सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, उसमें क्या होता है, एक ग्राफ है, वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल फ्रेंड्स, आपको सजेशन आते हैं कि दिस इज द म्यूचुअल फ्रेंड लिस्ट, फिर आपको सजेशन आ रहे होते हैं सजेस्टेड फ्रेंड लिस्ट। वो कहाँ से आती है कि अगर आपका कोई ऑलरेडी फ्रेंड है, आगे उसकी फ्रेंड लिस्ट शो हो जाती है, तो वो क्या हो रहा है, बैकएंड पे क्वेरी ही तो रिटर्न है, वहां पे बैकएंड पे वो क्या है, पर वो क्वेरी किस पे है, ग्राफ डेटाबेस पे है। और आज की डेट में मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेस जिनको हम बोलते हैं वो है ग्राफ डेटाबेसेस। ग्राफ डेटाबेसेस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस जो हमारे सोशल मीडिया की नेटवर्किंग पे वर्क कर रहे हैं। जो हम अब आपके पास स्पेशियल डाटा हो गया, ठीक है, स्पेशियल डाटा में क्या आ गया, जीपीएस लोकेशन सर्विसेज एंड ऑल, उसमें भी आप अपने नोट्स वगैरह सारा स्टोर कर रहे हो। तो उस केस में आप जब उन चीजों के साथ डील कर रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद टेबल्स, वो टेबल्स में पॉसिबल है ही नहीं है। तो उसमें आपको नोड टाइप नेटवर्क डाटा स्ट्रक्चर यूज करने पड़ते हैं, दैट आर योर ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स। उनकी क्वेरीज डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसमें ये नहीं है कि टेबल नहीं है तो क्वेरी नहीं लिखोगे, तो क्वेरी नहीं लिखोगे तो आंसर कैसे आएगा, you will be writing the queries but the queries have different structure, पूछ रहा हूँ, they are मतलब क्यूरीज डिफरेंट होंगी ना उसमें, तो फिर obviously बेटा queries will be different, क्योंकि उसकी queries में उसमें हम SQL नहीं यूज कर रहे हैं, माई SQL सर्वर नहीं यूज कर रहे हैं, उसमें हम यूज कर रहे हैं MongoDB, CouchDB, ठीक है, IBM DB2, then we are using Dynamo, then we are using HBase, we are using Hive, सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लाइक अगर आप जावा को यूज करोगे उसका कोडिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, आप उसमें पाइथन में कर रहे हो उसका डिफरेंट है, सबके डिफरेंट क्वेरी मेथड। लॉजिक सेम रहता है, लॉजिक इज ऑफ प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज द सेम, बट स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स इज डिफरेंट। सिमिलरली इसका लॉजिक सेम है क्योंकि लॉजिक सीक्वल का ही फॉलो होगा, इसीलिए उसको हम नो सीक्वल बोलते हैं, दैट इज नॉट ओनली सीक्वल। तो बेस सीक्वल है, बट एडिशनल फंक्शन वहां पे हम टेबल्स पे क्वेरीज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम डिफरेंट टाइप के डाटाबेस पे क्वेरी कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स वंस, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था, वी हैव डॉक्यूमेंट डाटाबेसेस, we have column based databases, we have large column databases and many other databases are also there, ठीक है। तो हमारे पास वो सारा कुछ उसमें आ जाता है जो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, फाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल में बट वी हैव, वी से फिजिकल लेवल डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर इन द database. It is also known as internal level. We have already discussed these points. Let us go through them quickly. This level is very close to the physical storage of data. It is at the lowest level. It is stored in the form of bits with physical address of the secondary storage device. At highest level, it can be viewed in the form of files. अगर हम उसको highest level पे देखेंगे तो ये form of files में we are considering it. Then we say internal schema defines various stored data types. It is used in the physical level. हमने ये points already discuss कर लिए हुए हैं diagram के through. Conceptual level describes the structure of the whole database, means कैसे tables हैं, कौन से उसमें columns हैं. I will be giving you example of this also.
So it is also called as data model. Conceptual schema is representation of the entire content, means how many tables are there, what are the various constants on the tables, how the tables are logically related to others. So this schema contains all the information to build relevant external records also. It hides the internal details. Physically data आपका कैसे stored है, internally कैसे stored है, वो data आपका hide करता है आपका conceptual level. That's why we say data independence is provided. And at the external level, it is related to the data which is viewed by the individual and users. This level includes number of user views or external schemas. We have already discussed these points. This level is closest to the user. External view describes the segment of the database that is required for a particular user group and hides the rest of the database from the user group. So I hope these are clear to you. So let us go with the example. Now this is the internal level. What is happening at internal level? It is saying कि we have stored the database table named as m. उसकी लेंथ क्या है 18. उसमें कोई प्रीफिक्स कॉलम है जिसने 6 बाइट्स को रिजर्व कर रखा है. ऑफसेट वैल्यू है कोई, ठीक है, और उसमें आपके पास कोई इंडेक्स है एमपेक्स. देन एम टेबल एम कॉलम पे कोई क्वेरी है बाइट एक्स, उसका ऑफसेट 0 है, मीन्स कहाँ से उसकी लोकेशन स्टार्ट हो रही है. देन डिपार्टमेंट की है कोई, तो डिपार्टमेंट प्राइमरी की है. जब जहां पे भी आपके पास हैश है, इसका मीनिंग है या इन पे प्राइमरी की इंडेक्सिंग हो रखी है, ठीक है. तो डिपार्टमेंट है, उसने 4 बाइट्स का उसका साइज है, ऑफसेट 12 से स्टार्ट होएगा ब्लॉक में, 12 ऑनवर्ड्स इसका डाटा स्टोर्ड है. देन कोई पे कॉलम है जो आपका कोई इसकी टाइप फुल वर्ड है और उसका ऑफसेट है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है. सो लाइकवाइज दिस, तो वी कैन कंसिडर आपके पास इस टाइप से फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है डाटा की, मीन दैट डील्स विद द हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एट द फिजिकल लेवल. कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, जो हमने एम्प टेबल की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है, उस एम्प टेबल में एक एम्प्लॉय नंबर था, ठीक है, कैरेक्टर 6 था. दैट्स वाई इसने बाइट कितनी कंज्यूम करी, बाइट 6, बिकॉज अगर एक कैरेक्टर है तो वो एक बाइट रिजर्व करता है. सो वी हैव डिफाइंड कि देयर इज एम्प्लॉय टेबल. In this employee table, there is employee number, its data type is character, and its size is 6. So it will reserve 6 bytes in the memory. So next we have department number. Its data type is again character, and size is 4. So it will reserve 4 bytes for department number. And then we have salary. Here we have defined data type is numeric and size is 5. So if the data type is numeric, then इंटरनली उसकी डेटा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, फुल वर्ड में, ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल में वी हैव सेड के मे बी द एंड यूजर इज इंटरेक्टिंग विद पीएल आई लैंग्वेज, ठीक है. इट मे बी इंटरेक्टिंग विद कबोल एनी बिजनेस लैंग्वेज, और इट मे बी इंटरेक्टिंग विद जावा और एनी अदर लैंग्वेज जो भी उसकी होस्ट की लैंग्वेज है इंटरेक्शन करने के लिए, जहाँ फिर आपका एंड यूजर फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रहा है सिंपल ऐप के थ्रू. अगर आपका एंड यूजर ऐप के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है तो उसमें एक एप्लीकेशन लेयर है जो आपको आपकी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी वो लिखी हुई है, सपोज आपने कोई ऐप डेवलप करी एंड दैट ऐप इज डेवलप्ड इन जावा लैंग्वेज, तो वो आपका कोड एंड यूजर के लिए ऑटोमेटिकली जावा में कन्वर्ट हो गया और वो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू वर्क करेगा. So what are the various advantages of DBMS architecture is simply the first very important advantage is it provides data independence. We need not to worry how the data is physically stored. We can go with free form of data. Then fast migration to new graphical environment. So आप चाहे एंड यूजर के प्लेटफॉर्म से स्विच कर लो दूसरे एनवायरनमेंट से, चाहे आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक डीबीएमएस से दूसरे डीबीएमएस में शिफ्ट कर लो. सपोज यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम MySQL टू SQL सर्वर, तो लीस्ट चेंजेस के साथ आपका फिजिकल लेवल मेंटेन रहेगा. देन वी कैन से डीबीएमएस आर्किटेक्चर आल्सो अलाउज यू टू मेक द चेंजेस ऑन द presentation level without affecting the previous two layers. Then as it is acting as a separate tier, so it is possible to use different sets of developers. Different developers can work on the same type of databases because we are providing at each tier. हमने देखा था 2 tier and 3 tier में application tier was there, application for client and application for server was there. So this is the point कि at each tier is separate, it is possible to use different set of developers.
So it is the most secure as the client doesn't have direct access to the database business logic. So business logic के साथ कोई interaction नहीं है. So in case of failure of one tier, no data loss, as you are always secure by accessing the other tier. अगर एक टायर फेल भी हो गया तो दूसरे टायर वर्किंग मोड में है, so it provides a facility, आपके डेटाबेस डाउन नहीं आएगा. At the same time we say there are few disadvantages also. It is providing a complex structure जो हर एक पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. सो डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन करना, और इसका सेटअप मेंटेन करना डीवीए के लिए भी चैलेंजिंग होता है. सो यू शुड हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टिज्म whenever you maintain to setup. सपोज आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हो, तो आपके सर्वर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, आपने सर्वर पे डीवीएमएस को इंस्टॉल करना, ऑल दीज आर challenging ones. So physical separation of the tiers can affect the performance of the database also. So these are this